जब अकबर का जन्म होता है तो वह दौर हुमायूं के लिए क्या रहता है? वह दौर हुमायूं के लिए संघर्ष का दौर रहता है। जब बैरम खान अकबर को संरक्षण देते हैं, मींस की शासन के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वह कौन ले रहा है? वह बैरम खान ले रहे हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अभी जो है वह पिछले कह सकते हैं 2-3 सालों से जो है काफी ज्यादा एक बर्निंग इशू के रूप में है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सामने कौन रहता है? तो अकबर के सामने में महाराणा प्रताप रहते हैं। अकबर के मन में यह रहता है कि केवल अपना धर्म ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में क्या है? सभी धर्मों में अच्छाइयां मौजूद होती हैं। भारतवर्ष के जो सबसे लड़ाकू कौम है, राजपूतों को जोड़ने में सफल रहते हैं और इस तरीके से राजपूतों को अपनी तरफ मिला करके शेष बचे हुए राजपूत जैसे महाराणा प्रताप हैं उनके विरुद्ध ही लगाते हैं। जय हिंद साथियों, PW ओनली IAS के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में ये 7th ऑनगोइंग लेक्चर है और इसके अंतर्गत हम लोग एक लंबा पड़ाव जो है वह तय किया गया है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहले हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल देखा, फिर उसके बाद जो है मध्यकाल की शुरुआत हुआ। मध्यकाल में सल्तनत काल और सल्तनत काल के अंतर्गत उसके 5 राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोदी वंश। फिर उसके बाद संपूर्ण सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा कैसा था, उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा को देखा गया। देन आफ्टर जो है मुगल वंश की शुरुआत किया गया। पिछले क्लास लेक्चर में हम लोगों ने मुगल वंश की स्थापना और उसके अंतर्गत बाबर और हुमायूं को देखा गया। आज की क्लास में हम लोगों का जो चर्चा परिचर्चा का विषय वस्तु है वह मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण है, कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर द रेन ऑफ अकबर। तो आइए जो है अकबर के शासन के अधीन जो है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, इसके ऊपर आज का क्लास समर्पित है। तो इस क्लास के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आज हम लोग डिस्कस किया जाएगा? तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि अकबर जो हैं इनका एक लंबा समय काल है और अकबर के इस संपूर्ण समय काल को यह 1556 से लेकर के 1605 तक शासन करते हैं। और शासन का हमें कुल कितने चरण दिखते हैं? तो शासन के कुल 3 चरण दिखते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में वह किसी न किसी के संरक्षण या किसी न किसी के दिशा निर्देशन में शासन कर रहे हैं। तृतीय चरण से वो क्या होते हैं? एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करते हैं और वही जो स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहे हैं वही जो है भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ता है। फिर इसके अलावा अकबर की जो है इबादत खाना की जो नीति है, जो अकबर को अन्य शासकों से अलग बनाती है, तो अकबर का इबादत खाना क्या है। देन आफ्टर जो है इसके अंतर्गत अकबर की महजरनामा क्या है। देन आफ्टर जो है अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में महान की संज्ञा अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट दिया जाता है। तो मिला जुला करके अगर किसी भी चरमपंथी इतिहास से बचा जाए तो एक संतुलित रूप से अकबर को अगर हम लोग समझा जाए तो कुछ घटनाओं को छोड़कर, कुछ अपवाद देखिए सबके साथ जुड़े होते हैं, कुछ अपवाद की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अकबर का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम चरण को दिखलाता है। तो इबादत खाना, महजरनामा अकबर की जो श्रेष्ठता को दिखाता है, वह उनका रिलीजियस टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो इबादत खाना है, उसी के अंतर्गत महजरनामा है। देन आफ्टर जो सभी धर्मों की अच्छाइयां हैं उसके साथ एक नवीन धर्म की घोषणा करते हैं, वह क्या है? वह दीने इलाही है। इसके अलावा जो है अकबर की सुलह कुल की नीति जो है, सुलह कुल की नीति एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह क्या है। तो सुलह कुल की नीति सबका साथ और सबका विकास है। तो आज का इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं छोटे छोटे जो इसी के अंतर्गत जो है हम लोग कवर अप किया जाएगा। तो आइए जो है सेशन को शुरू करने से पहले एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि इस क्लास से अगर आप जुड़े हुए हैं
तो पहले से आपको सारी चीजें पता हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो इस क्लास को फ्री में आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाना है और वहां पे लिंक के थ्रू आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। जो भी पीडीएफ है, ये सारे पीडीएफ क्लास नोट्स जो हैं वह आपको यहीं पर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो है हम लोगों के 3 जो है कोर्सेस इस समय रनिंग है। प्रारंभ 2.0 2028 को टारगेट कर रहा है। इसकी कोर्स फीस मात्र 29,999 रुपए है। संकल्प बैच जो 2027 को टारगेट बैच है, इसकी कोर्स फीस मात्र 13,499 रुपए है। तथा जो बच्चे 2026 में अपीयर कर रहे हैं, तो प्री का एक प्रेशर आपके ऊपर बन रहा होगा। तो प्री का जो हॉलिस्टिक कवरेज है, सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2026, इसकी कोर्स फीस मात्र 2,999 रुपए रखा गया है। तो और भी कुछ अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो पीडीएफ जो आपको अवेलेबल होगा वहां पे, यहाँ पे डिटेल में नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप जो है इन डिटेल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो आइए जो है आज के हम लोग विषय वस्तु को आगे बढ़ाया जाए और कहानी की शुरुआत जो है अकबर से किया जाए। तो अगर पूरा उसमें देखा जाए तो मुगल वंश जो है ये भी कौन रहते हैं, तो ये भी तुर्क आक्रमणकारी रहते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि भारतवर्ष पे 2 आक्रमण हुआ था, एक अरब आक्रमण था और दूसरा तुर्क आक्रमण था। अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, तथा जो तुर्क आक्रमण रहता है यह महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ था। तो गजनवी तो लूट के पर्पस से, ऑब्जेक्टिव से भारत पे आक्रमण कर रहा था, परंतु जो गौरी रहता है, गौरी का जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है वो इस्लामिक रूल को इस्टेब्लिश करना होता है। तो कुल मिला जुला करके तुर्क सल्तनत काल में मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो तुर्कों का ही दौर था। बीच में वो खलजी आए हुए थे, फिर जो ये अफगानी मुस्लिम रहते हैं, लोधी वंश रहते हैं। अब फिर से जो मुगलों का मींस की एक दौर खत्म होता है, सल्तनत का दौर, और फिर से जो नया दौर आता है वह किसका दौर है, तो वह दौर जो है मुगलों का दौर है। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बाबर जो रहते हैं, बाबर ने भारतवर्ष में पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की नींव रखा हुआ था। अब यहीं से क्या होगा, यहीं से जो है वह बाबर के पश्चात हुमायूं आते हैं। हुमायूं का एक लंबा समय संघर्ष में बीता रहता है और उसी संघर्ष के दौर में क्या है, उसी संघर्ष के दौर में अकबर का 1542 ईस्वी में जन्म हुआ रहता है। तो पिछले क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ था। जो कहा जाता है ना कि संघर्ष भी जिसे पालता है उसे जिंदगी का जो फलसफा है, जिंदगी की जो मजबूरियां हैं, वह ज्यादा बेहतर से वैचारिक स्तर पे, सोच के स्तर पे परिपक्वता प्रदान करता है। अकबर के साथ कुछ यूं ही हुआ रहता है। जब अकबर का जन्म होता है तो वह दौर हुमायूं के लिए क्या रहता है, वह दौर हुमायूं के लिए संघर्ष का दौर रहता है। शायद कहानी आपको याद होगा कि हुमायूं चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद दर दर की ठोकर खा रहे होते हैं, और जब 1542 ईस्वी के दौर में वह पंजाब में राजा वीर साल के यहाँ पे शरण लिए हुए रहते हैं, उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान अकबर का जन्म होता है। अब 1555 तक हुमायूं का दौर तो संघर्ष का ही दौर रहता है। ऐसे में क्या है, ऐसे में लगभग 13 साल तक अकबर, एक उनके जो वालिद हैं वह संघर्ष में है, और अकबर का जो राजकीय जो कहा जा सकता है कि सुख सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं जो है महरूम रहते हैं। संघर्ष का दौर कुछ यूं रहता है कि अकबर की संस्थागत शिक्षा भी नहीं हो पाई थी, और अगले वर्ष जब वो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुमायूं सत्ता प्राप्त करते हैं, तो इसके पश्चात फिर क्या होता, सॉरी, पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं था, वह सरहिंद का युद्ध था। सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं जब सत्ता प्राप्त करते हैं, उसके 6 महीने के बाद ही उनका इंतकाल हो जाता है।
और इस तरीके से मात्र 13 साल 8 महीने में, तो अकबर ने जब सत्ता प्राप्त किया, जब सत्ता प्राप्त किया तो उनकी आयु कितनी रहती है? उनकी आयु जो है मात्र 14 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ था, मात्र 13 वर्ष 8 महीने इनकी आयु रहती है। और इस तरीके से क्या होता है, जिसे कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, कुछ ऐसा ही जो रहता है कि शुरू में ही मैंने कहा ना कि अकबर को संघर्षों ने पाला था। तो ऐसे में अरे फादर अब इनके क्या हो गए, इनके पिता अब शहंशाह हिंदुस्तान हो चुके हैं, और शहंशाह हिंदुस्तान का 13 साल 8 महीने का लड़का, जो कहा जाता है कि अभी हंसने खेलने के जो दिन थे, उस दिन में अकबर कहाँ पे थे? तो अपने पिता के मृत्यु के समय वह पंजाब के गुरदासपुर में युद्ध के मैदान में रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से वही जो है पंजाब में ही रिश्ते में इनके चाचा लगते थे, जो बैरम खान थे वह रिश्ते में इनके चाचा लगते थे। और बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने अकबर की ताजपोशी किया, मीन्स कि वहीं पंजाब में ही अकबर को फॉर्मल तरीके से जो है अगला मुगल बादशाह घोषित किया जाता है। और यहीं से अकबर क्या होते हैं, यहीं से अकबर जो हैं वह उनके शासन की शुरुआत होती है। तो अकबर का यदि संपूर्ण समय काल देखा जाए तो इनका संपूर्ण समय काल कितने चरणों में बांटा जाता है? तो उसे जो है 3 चरणों में बांटा जाता है। अब इस 3 चरण में कैसे कैसे डिवीजन है, तो इनका जो समय काल है वो मैंने पहले ही बताया, 1556 से 1605 ईस्वी तक का समय काल है। और इसमें जो प्रथम चरण है, जो फर्स्ट स्टेज है, वह कब से कब तक है? तो वह 1556 से 1556 से 1560 ईस्वी तक रहता है। इस प्रथम चरण में ये किसके संरक्षण में रहते हैं? तो अपने चाचा बैरम खान के संरक्षण में रहते हैं। जो द्वितीय चरण है, जो द्वितीय चरण है, ये 1660 से 1662 ईस्वी का समय काल है। और ये जो हैं यहां पे वो किसके संरक्षण में है? तो अपनी धाय मां माहम अनगा के संरक्षण में है। महामनगा से जब छुटकारा मिलता है तो यहां से जो तृतीय चरण की शुरुआत होती है, तृतीय चरण में अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में, मीन्स कि जो थोड़ा सा बेटा जो है वो टाइमलाइन का वो हो रहा है, ये 1500 से है तो 1660 नहीं होगा, ये 1560 होगा। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में 1560 से 1562 ईस्वी, देन आफ्टर जो है ये 1562 से 1605 ईस्वी का जो समय काल है, यह किस रूप में है? यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में है। यहां पर अकबर क्या है? तो अकबर जो है एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहे हैं। तो आइए जो है थोड़ा डिटेल में देखा जाए कि कहानी क्या है। तो 13 साल 8 महीना ये पूरे भारत की सियासत को करने की उम्र नहीं है। और खास करके वो दौर कौन सा दौर है? वो दौर
राजतंत्रात्मक शासन का दौर है। तो राजतंत्रात्मक शासन के इस दौर में कहीं न कहीं जितना खतरा दुश्मनों से था, उतना ही लगभग लगभग जो है राज दरबार के अंदर के जो षड्यंत्र होते थे वहां पर भी बना रहता था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बैरम खान जो है वह अकबर को संरक्षण देते हैं। और जब बैरम खान अकबर को संरक्षण देते हैं, मींस की शासन के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वह कौन ले रहा है, वह बैरम खान ले रहे हैं। बैरम खान निर्णय ले रहे हैं तो शासन प्रशासन में ओहदा किसका बढ़ जाएगा, शासन प्रशासन में ओहदा बैरम खान का बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बैरम खान का जो राजनैतिक कद है वह इस प्रथम चरण में बहुत ज्यादा बढ़ चुका रहता है। और बढ़ने का एक कारण और है कि इस चरण में जब अकबर शासक बनते हैं तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। यहीं पर क्या है, यहीं पर पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये कब होता है, 1556 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो एक तरफ जो है वह अकबर हैं और दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ जो है अफगान शासक कौन है, आदिल शाह सूर हैं। आदिल शाह सूर हैं। और चूंकि मुगलों ने किसकी सत्ता को प्रतिस्थापित किया था, अफगानों की सत्ता को प्रतिस्थापित किया था। अब ऐसे में हुमायूं को किसने प्रतिस्थापित किया था, तो जो शेरशाह सूरी थे वह भी अफगानी मुस्लिम थे। तो सिकंदर सूर जो है सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से हार गए थे, परंतु हुमायूं के भारत की सत्ता प्राप्ति के मात्र 6 महीने बाद उनकी मृत्यु होना, असामयिक मृत्यु होना और अकबर का जो है छोटी उम्र होना, फिर से अफगानियों को लगता है कि अब हिंदुस्तान की सत्ता को, दिल्ली की सत्ता को पाया जा सकता है। और ऐसे में क्या है, ऐसे में वही सूर साम्राज्य के वंशज आदिल शाह सूर जो हैं वह दिल्ली में फिर से सत्ता पाने के लिए लालायित होते हैं। और इस तरीके से 1556 ईस्वी में अकबर और आदिल शाह सूर आमने सामने होते हैं। अकबर की तरफ से इस युद्ध को किसने लड़ा था, तो अकबर की तरफ से इस युद्ध को बैरम खान ने नेतृत्व दिया था। किसने नेतृत्व दिया था, बैरम खान ने नेतृत्व दिया था। और इधर आदिल शाह सूर की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था, तो आदिल शाह सूर की तरफ से हेमू विक्रमादित्य रहते हैं, इन्होंने युद्ध लड़ा था। हेमू जो रहते हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारतीय इतिहास के 14वें शासक रहते हैं। अगर प्राचीन काल आपने पढ़ा हुआ है तो एक आपने विक्रम संवत पढ़ा होगा। विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व में हुआ था, तो वह विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले पहले शासक रहते हैं। ऐसे में आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में भी सुने होंगे। तो इस तरीके से विक्रमादित्य की उपाधि अब क्या है, तो ये 14वीं और अंतिम उपाधि है। किसने धारण किया है, हेमू ने धारण किया हुआ है। यहां पे बैरम खान का ओहदा क्यों बढ़ जाता है कि बैरम खान ने हेमू को पराजित किया और हेमू के गर्दन को काटकर भरे दरबार में आकर के अकबर के सामने उसे प्रस्तुत किया। और इस तरीके से बैरम खान ने गाजी की उपाधि धारण किया हुआ था। और चूंकि यह युद्ध इतना निर्णायक था कि इस युद्ध से ही मुगल साम्राज्य के भविष्य की दिशा तय होनी थी। और इस युद्ध को अकबर के पक्ष में किसने मोड़ा था, बैरम खान ने मोड़ा था। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से बैरम खान का जो राजनैतिक ओहदा है वह बहुत बढ़ गया रहता है। परंतु हर बीतते वर्ष के साथ अकबर की उम्र बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अकबर को अब वो
कशिश, वो टीस सा है कि ये शासन प्रशासन का फैसला उन्हें स्वयं लेना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, जब भी वह निर्णय लेने की बात करते तो बैरम खां कहते थे कि अभी आपकी उम्र शासन की पेचीदगियों को समझने की नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा समय आपको और जो है वह इसी रूप में जो है जैसे चल रहा है उसी रूप में शासन करना चाहिए। तो इस तरीके से अकबर 1560 ईस्वी तक आते आते लगभग 18 वर्ष के हो चुके हैं, तथा क्या होता है, शिकार खेलने के बहाने वह राजधानी से बाहर निकलते हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत बैरम खान को सत्ता से बेदखल किया जाता है, और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बैरम खान को अकबर जो है, एक छोटी सी कहा जाता है झड़प होता है जिसमें बैरम खान को वह पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद अकबर बैरम खान के सामने विकल्प रखते हैं कि या तो जो है जैसे अन्य अमीर वर्ग हैं दरबार में, जो अन्य अमीर वर्ग हैं उनकी तरह आपको शासन करना है और शासन के उनकी तरह आपको दरबार में रहना है और शासन के सभी निर्णय अकबर स्वयं लेंगे। अगर ये चीजें, अब चूंकि भाई शासन में सर्वे सर्वा कौन थे, बैरम खान ही थे, अगर ये चीजें आपको जो कहा जाता है ना कि नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप क्या कीजिए, आप मक्का मदीना की यात्रा पे निकल जाइए। बैरम खान जो है वह दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, वो मक्का मदीना के लिए सपरिवार निकलते हैं, परंतु गुजरात के पास में उनकी हत्या कर दिया जाता है। तो जब गुजरात के पास में उनकी हत्या हो जाती है तो ऐसे में उनकी जो विधवा, बैरम खान की जो विधवा बेगम होती हैं, सलीमा बेगम रहती हैं, वह अपने पुत्र अब्दुल रहीम के साथ लौट करके फिर से राजधानी आ जाती हैं, और ऐसे में अकबर ने सलीमा बेगम को जो है वह पत्नी का दर्जा देते हुए अब्दुल रहीम को जो है आगे चल करके खानखाना के पद तक पहुंचाया। तो ये क्या है, ये अकबर के शासन का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में क्या होता है, अब अकबर को लगता है कि शायद अब स्वतंत्र निर्णय वह लेंगे, परंतु जो कहावत है ना कि आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके, तो आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके, कुछ वैसा ही अकबर के साथ होता है। और अब जो है वह किसके संरक्षण में आ जाते हैं, तो इनकी जो केयर टेकर होती हैं, केयर टेकर मीन्स धाय माँ, जो लालन पोषण करने वाली, तो ये केयर टेकर माहम अनगा के संरक्षण में आ जाते हैं। और इस समय काल को जो द्वितीय चरण है, इसे और क्या कहा जाता है, तो इस द्वितीय चरण को जो है पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। इसे जो है पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। तो द सेकेंड स्टेज इट इज रिगार्डेड एज द पेटीकोट गवर्नेंस। तो जो पेटीकोट शासन है, मीन्स कि एक महिला के द्वारा जो है इसको डोमिनेट किया जा रहा है। अब धाय माँ के जो महामनगा के जो पुत्र रहते हैं, आधा मनगा रहते हैं, आधा मनगा अब अपने ही बादशाह बनने का सपना देख रहे होते हैं, और ऐसे में उनके षड्यंत्रों के बारे में अकबर को पता चलता है, और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आधम अनगा को मार दिया जाता है, तथा धाय माँ माहम अनगा को पेंशन दे करके अब इनसे भी कहा जाता है कि अपने समस्त प्रभावों से मुक्त हो जाइए। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो तृतीय चरण की शुरुआत होता है, यहां पर अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में आते हैं। तो यहीं से वास्तविक जो इतिहास है लगभग अकबर का तृतीय चरण से ही शुरू होता है। तो आइए देखते हैं, अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में, अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में, जब एक स्वतंत्र शासक के रूप में रहते हैं तो कई सारी राजनैतिक विजयें ये प्राप्त करते हैं। तो देयर वेर सो मेनी पॉलिटिकल विक्ट्रीज ऑफ शहंशाह अकबर व्हेन ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर।
तो इनकी राजनीतिक विजयें जो हैं उसमें कुछ के बारे में हम लोग जो है वह देखा जाएगा। लगभग 20 से ज्यादा युद्ध। अकबर की जो नीति रहती है कि लगातार जो है युद्ध करते रहा जाए, जिससे क्या होता है, जिससे जो भी सीमावर्ती राज्य हैं वह उनके अंदर जो है केंद्रीय सत्ता की एक हनक होती है, केंद्रीय सत्ता का एक डर होता है, और साथ ही साथ जो है जो कहा जाता है ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, जो आक्रमण है वही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से अकबर ने मुगल साम्राज्य की एक नवीन सीमा का निर्धारण किया। अब इनके राजनीतिक विजयों में देखा जाए तो एक उत्तर विजय का अभियान होगा, दूसरा दक्षिण विजय का अभियान होगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो इनकी विजय हैं, विजय में 1561 में मालवा की विजय करते हैं, 1561 में मालवा की विजय करते हैं। 1500 मैं मेन वाला ही बताऊंगा, वैसे बहुत सारी विजय इनके हैं। 1564 में ये क्या करेंगे, तो 1564 में गोंडवाना की विजय करेंगे। गोंडवाना की विजय करेंगे तो यहां पे यदि इतिहास में कोई महिला शासिका अगर लड़ती हैं तो वह क्या होती हैं, वह एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस युद्ध के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। तो कौन लड़ा हुआ था, रानी दुर्गावती अकबर से लड़ी हुई थी। कहां पर, गोंडवाना के युद्ध में। इन सारे युद्धों को अकबर ने जीता हुआ था। अगला क्या है, तो अगला जो है 1568 का चित्तौड़ का विजय है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय है, और यहां पर वह महाराणा प्रताप के पिता अभी शासन कर रहे हैं, उदय सिंह को, राणा उदय सिंह को उन्होंने पराजित किया हुआ था। यहीं पे अकबर का जो कहते हैं कि एक इतिहास कहीं ना कहीं कलंकित रूप में देखा जाता है। और इन्होंने यहां पर चित्तौड़ की विजय करने के बाद चित्तौड़ के किले में कत्लेआम का आदेश दिया हुआ था, मंदिरों को तोड़वाया हुआ था। तो वही जो है एक तरीके से जो है अकबर के इतिहास पर कह सकते हैं। यहीं पर जो है सामूहिक रूप से जौहर की प्रथा भी किया गया रहता है। तो ये चित्तौड़ की विजय है। इसके पश्चात फिर क्या होता है, 1569 में कालिंजर की विजय है। 1569 ईस्वी में कालिंजर की विजय रहता है। इसके पश्चात फिर क्या है, तो इसके पश्चात जो है 1570 ईस्वी में मारवाड़ की विजय है। 1570 ईस्वी में मारवाड़ की विजय है। देन आफ्टर 1572 ईस्वी में गुजरात की विजय है। और इसी गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में क्या होता है, तो इसी गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने आगरा में करवाया हुआ था। अगला क्या है, तो अगला जो है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध अभी जो है वह करंट में बहुत ज्यादा पिछले एक साल के हम पिछले कह सकते हैं 2-3 सालों से जो है काफी ज्यादा एक बर्निंग इशू के रूप में है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सामने कौन रहता है, तो अकबर के सामने महाराणा प्रताप रहते हैं। और ऐसे में अब एक जो नई व्याख्या युद्ध का हो रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर हारे थे और
महाराणा की विजय हुआ था। तो ये चीजें जो है ना वो आजकल इंटरव्यू के लेवल पे भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है कोई भी अगर मुद्दा करंट इशू में चल रहा है तो उसे थोड़ी बहुत उस पर समझ रखना है कि किस कारण से ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो अभी तक 400 सालों से लगभग क्या है, लगभग 400 क्या, लगभग कह सकते हैं 450 सालों से यह पढ़ाया जाता रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीतते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसकी नवीन व्याख्या हो रहा है कि नहीं, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर नहीं महाराणा जीते हुए थे। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि किन आधार पे कहा जा रहा है कि महाराणा इस युद्ध को जीते हुए थे। तो यूजुअली जो मध्यकाल में इस्लामिक सत्ता है, इस्लामिक सत्ता के द्वारा अगर कोई युद्ध जीता जाता था तो युद्ध के जीतने के बाद कई सारे जो हैं चीजें वहां पर देखने को मिलती थी। जैसे कि एक मैंने वो बताया था कि खुम्स नामक जो कर सल्तनत काल में प्रचलित था, मींस कि विजय उसे माना जाता है कि विजय करने के बाद किसी भौगोलिक क्षेत्र पे आपकी सत्ता काबिज हो गई हो। दूसरा क्या है, दूसरा जो है अभी मैंने कहा कि पहली बार चित्तौड़ की विजय में जो है किले में मंदिरों को तोड़ा गया था। तो ये सारी चीजें कॉमन प्रैक्टिस के रूप में मध्यकाल में यूजुअली जो देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई भी चीज, कोई भी भौतिक संसाधन जो है या कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर को प्राप्त नहीं हुआ था। तो न तो शासक बंदी बनाए गए, न तो शासक पकड़े गए, और न ही कोई भौगोलिक विशेष क्षेत्र का अकबर को लाभ मिला। इसके अलावा बस केवल एक कहा जाता है कि अकबर का जो हाथी रहता है, बस केवल एक महाराणा प्रताप का जो एक हाथी रहता है उसे ही ये लोग प्राप्त कर पाए हुए थे। और फिर आगे की कहानियां यूं रहती है कि वो हाथी भी जब मुगलों के यहाँ जाता है तो वह भी अन्न जल छोड़ देता है और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मिला जुला करके क्या है, मिला जुला करके बाद में महाराणा प्रताप जो हैं वह गोगुंदा के जंगल में अपने पिता की पराजय के पश्चात चित्तौड़ का जो ये 1568 वाला युद्ध हुआ था, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान राणा उदय सिंह और जो प्रताप हैं वह दोनों लोग कहां पे निकल जाते हैं, वह माउंट आबू निकल जाते हैं। और उसके बाद जो महाराणा प्रताप के दौर में जो प्रतिरोध होता है, तो गोगुंदा का जंगल जो अरावली की पहाड़ी है, वही अरावली की पहाड़ी का विस्तार आपको राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो वो जो वनीय क्षेत्र है, पहाड़ी और वनीय क्षेत्र है, वो गोगुंदा का जंगल था। तो गोगुंदा के जंगल से ही एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वाधीनता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण जो महाराणा प्रताप का रहता है, कि सब कुछ होने के बाद भी अकबर के सामने उन्होंने समर्पण नहीं किया और गोगुंदा के जंगलों से उन्होंने उस प्रतिरोध को जारी रखा हुआ था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मान सिंह जो है वह महीनों तक गोगुंदा के जंगल की खाक छानते रहे, लेकिन फिर भी न तो महाराणा प्रताप उन्हें मिले और न ही जो है उन्हें कोई संसाधन विशेष की प्राप्ति हो पाता है। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप अनवरत जो है अपना प्रतिरोध जारी रखते हैं और अपनी मृत्यु तक चित्तौड़ का जो या मेवाड़ का जो क्षेत्र है, महाराणा प्रताप के समय में कुल जो 50 किले रहते हैं, अपनी मृत्यु के समय तक महाराणा प्रताप 46 किलो को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जो है यह अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप का प्रतिरोध और कहीं न कहीं हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को कुछ नहीं प्राप्त होना, उसको जो है वर्तमान के कुछ वर्षों में महाराणा प्रताप के विजय से जोड़ करके देखा जाता है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज फॉलो करना है कि जो एनसीईआरटी कह रहा है आप निष्कर्षतः उसे ही फॉलो करेंगे। जो वर्तमान में घट रही घटनाओं का आधार क्या है उसे भी जानना आपको आवश्यक है। अगला क्या है, तो अगला जो है 1581 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, 1581 ईस्वी में
काबुल की विजय किया था, काबुल की विजय। तो कई सारे ये यहाँ पे काबुल जीते हुए थे, कांधार जीते हुए थे, कश्मीर जीते हुए थे, उड़ीसा जीते हुए थे। तो अनेकानेक विजय जो है इन्होंने किया हुआ था। इसके अलावा अकबर की दक्षिण भारत की अगर विजय को देखा जाए, अकबर की जो दक्षिण भारत की विजय है, तो दक्षिण भारत के विजय के अंतर्गत जो साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में 3 विजय इनकी प्रमुख रहती है। कौन कौन सा है वो? तो पहला जो है खान देश की विजय है 1591 ईस्वी में। क्या है? तो 1591 ईस्वी में खान देश की विजय करते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है 1597 ईस्वी में अहमदनगर की विजय करते हैं। 1597 ईस्वी में अहमदनगर की विजय करते हैं। देन आफ्टर जो है 1601 ईस्वी में किसकी विजय करते हैं? तो 1601 ईस्वी में जो है ये असीरगढ़ की विजय करते हैं। तो ये सारी जो है दक्षिण भारत की इनकी अकबर की विजय रहती है। तो दक्षिण भारत में मुगलों का जो राज्य विस्तार है वह किसने किया था? तो मुगलों का राज्य विस्तार अकबर ने ही किया हुआ था। तो ये कुल इनकी जो है मतलब एक लंबे समय तक अपने संपूर्ण शासन काल में अकबर क्या रहते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी मोर्चे पर निरंतर युद्धरत रहते हैं। कुछ ऐसी ही पॉलिसी आप सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी का भी देखे रहे होंगे। तो अभी मैंने कहा ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी और अकबर का क्या दृष्टिकोण है कि आक्रमण ही जो है बचाव का श्रेष्ठ तरीका है। चलिए, तो जितना अकबर अपने राजनैतिक विजयों से प्रसिद्धि इतिहास में नहीं पाए, उससे ज्यादा वह कहीं ना कहीं जो है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उनके इनिशिएटिव्स थे उसकी वजह से उनको ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। तो अगला मुद्दा हम लोग क्या देखेंगे? तो अगला मुद्दा देखेंगे कि अकबर के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। अकबर के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष, इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर रेन। अकबर के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से 1562 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध है? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इन्हीं सारे कार्यों को अकबर की महानता से जोड़ करके ट्रेडिशनल जो हिस्टोरियोग्राफी है उसमें देखा गया है। अब कोई मानव किसी मानव को गुलाम बना ले, दास बना ले, तो एक तरीके से अगर वर्तमान लोकतांत्रिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक अमानवीय कार्य है। परंतु जो स्लेवरी की प्रैक्टिसेस थी वह मध्यकाल में एज कॉमन प्रैक्टिस, मध्यकाल क्या प्राचीन काल में भी हमें दासों का वर्णन दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में दासों के साथ अमानवीय कार्य, युद्ध में जो पराजित सैनिक होते थे अमूमन उन्हें ही दास बनाया जाता था। और इन दासों से कार्य क्या करवाया जाता था? तो 2 जून की रोटी दे करके इन दासों से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य, या कोई भी पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोई अगर राजकीय मार्ग बन रहा है या कोई भी पब्लिक बिल्डिंग्स है, कोई महल बन रहा है, मकबरा या मस्जिद बन रहा है, तो उन सब में दासों का नियोजन किया जाता था और सालों साल जो है उनसे कार्य करवाया जाता था।
तो इस पर दास प्रथा पूरे मध्यकाल में प्रचलन में था। अगर किसी ने इस पे थोड़ा बहुत कंसंट्रेट किया था तो वह फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने एक पृथक दास विभाग की स्थापना किया था, जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता था। अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने दास प्रथा को ही अमानवीय कार्य व्यवहार बताया। एंड इन द 1562 एडी फाइनली ही एबॉलिश्ड द स्लेवरी सिस्टम। दास प्रथा पर ही उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्या है, तो अगला जो है 1563 ईस्वी में 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया मीन्स कि बेटा वो कहावत तो सुने होंगे कि लहरों के साथ सभी जी लेते हैं, परंतु जो लहरों के विपरीत चलते हैं उन्हीं को बाजीगर कहते हैं। तो कुछ वैसा ही है कि जो सारे शासक जो कार्य कर रहे हैं उसके विपरीत अकबर ने कुछ कार्यों को किया, और इस तरीके से उन्होंने नवीन जो है मध्यकालीन इतिहास में एक नवीन प्रतिमान स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं क्या था, कहीं ना कहीं जो है एक रेडिकल इस्लाम मोस्ट ऑफ द जो रूलर हैं उनके द्वारा प्रमोट किया गया था। जैसे कि खुद जो फिरोज शाह तुगलक रहते हैं वह केवल 4 इस्लामी करों को स्थापित करते हैं, या जजिया कर अपने आप में ही एक तरीके से वह वही जो रेडिकल इस्लाम मैं कह रहा हूं कि इस नाम पे कर लिया जाना कि आप इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं, आपकी सुरक्षा के बदले में ये कर है। लेकिन अकबर बेटा वही जो मैंने अभी कहा ना कि लहरों के साथ तो सभी, तो जो दौर चल रहा था उस दौर में सभी लोग उसी दौर के हिसाब से निर्णय ले रहे थे। अकबर ने उस प्रतिमान को ही पुनर्स्थापित किया, नवीन तरीके से गढ़ा, और यही इनकी महानता के रूप में देखा जाता है। तो उस दौर में क्या था, उस दौर में हिंदुओं पर जो अपने तीर्थस्थल पे जाते थे तो वहां पे जो है पिलग्रिमेज टैक्स लिया जाता था, तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। अब जैसे कि अगर कुंभ का स्नान है, अगर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, या चार धाम की यात्रा जो शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार धाम को स्थापित किया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, नीचे जो है श्रृंगेरी है, पूरब में पुरी है, पश्चिम में द्वारका, तो ये एक चार धाम यात्रा के रूप में होता। या और भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, तीर्थ स्थान है, वहां पे अगर तीर्थयात्री जा रहे हैं तो उन्हें कर देना होता था। अकबर का ऐसा मानना है कि राज्य इतना गैरत नहीं हो सकता है कि किसी भी श्रद्धालु को उनके तीर्थ स्थल पे जाने के लिए उनसे कर की वसूली करे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से उन्होंने तीर्थयात्रा कर की समाप्ति किया हुआ था। आगे क्या करते हैं, तो आगे जो है 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर की भी समाप्ति कर दिया, जजिया कर की समाप्ति किया। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। सल्तनत कालीन जो कर व्यवस्था है वहां पे समझा गया था कि जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। तो गैर मुस्लिमों से किस रूप में लिया जाता था, उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला कर था। तो ऐसे में अकबर का कहना है कि एक राज्य का जो शहंशाह है, एक राज्य का जो बादशाह है, वह किसी धर्म विशेष के लिए शासन थोड़ी कर रहा है कि उस धर्म से बाहर के लोगों की सुरक्षा के बदले में कर लिया जाए। तो फिर से मैंने कहा ना कि अकबर ने एक विराट दृष्टिकोण दिखाया, एक समग्र दृष्टिकोण दिखाया। तो उन्होंने जजिया कर को समाप्त किया कि धार्मिक आधार पे जो ये टैक्स है, और इसे घृणित कर के रूप में देखा जाता था। इस कर से मैंने पहले बताया हुआ था कि ब्राह्मण, महिलाएं, जो दिव्यांग हैं, बच्चे हैं, इनको रिलैक्सेशन रहता है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी ये कर वसूल किया हुआ था। तो इस कर को ही अकबर ने क्या किया, इस कर को ही अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला क्या है, तो अगला जो है अकबर के मन में यह रहता है कि केवल अपना धर्म ही श्रेष्ठ नहीं है,
बल्कि सभी धर्मों में क्या है, सभी धर्मों में अच्छाइयां मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से उन्होंने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया। अब ये इबादत खाना क्या है भाई, तो ये इबादत खाना जो है वह धर्म संसद है। इबादत खाना क्या है, इबादत खाना धर्म संसद है। तो पहले इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को पे चर्चा परिचर्चा उन्होंने शुरू किया। बाद में फिर मैंने कहा कि उनका एक ऐसा दृष्टिकोण था, उनका ऐसा मानना था कि सभी धर्मों में अच्छाइयां मौजूद हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस तरीके से 1578 ईस्वी में 1578 एडी 1578 ईस्वी में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों के लिए खोल दिया। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह अब इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्म के भी जो धर्माचार्य हैं वह इस धर्म संसद में आते थे और अपने अपने धर्म की अच्छाइयों पर बातें करते थे। परंतु जो है हर धर्म के धार्मिक प्रमुख की तरह इस्लाम के भी जो धार्मिक प्रमुख रहते हैं उन्हें उलेमा वर्ग कहते हैं। उलेमा वर्ग हर बार जो ये रिलीजियस डिबेट्स होता था, इन रिलीजियस डिबेट्स में इस्लाम धर्म को ही क्या करते थे, इस्लाम धर्म को ही श्रेष्ठ घोषित करते थे। तो इस तरीके से अकबर क्या करते हैं, अकबर जो है अपना अगला इनिशिएटिव्स लेते हैं और 1579 ईस्वी में 1579 ईस्वी में उन्होंने किसकी घोषणा किया, उन्होंने महजरनामा की घोषणा किया। तो जो महजरनामा की घोषणा है इसका मतलब क्या है, तो महजरनामा की घोषणा का मतलब है कि धर्म के मामले में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है, अंतिम निर्णय की सत्ता शहंशाह अकबर ने अपने पास रखा। इन्होंने कहा कि जो भी रिलीजियस डिबेट होगा उसमें अंतिम जो निर्णय है वह कौन लेगा, तो वह उलेमा वर्ग नहीं बल्कि स्वयं जो है शहंशाह हिंदुस्तान अकबर लेंगे। तो ये भी एक उनका बड़ा जो है, इसे भी आप कह सकते हैं कि सुलह कुल की अभी आगे नीति पे चर्चा किया जाएगा। तो उनके रिलीजियस टॉलरेंस का एक तरीके से एक प्रमुख प्रमाण के रूप में हमें दिखाई देता है। तो महजरनामा की घोषणा इनके शासनकाल का एक प्रमुख जो है धार्मिक उदारता की नीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद फिर क्या है, तो 1580 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जो अकबर के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं, इसमें जो है 1580 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो 1580 ईस्वी में आईने दहसाला की स्थापना हुआ था। अब आईने दहसाला क्या है भाई, तो आईने दहसाला एक तरीके से कह सकते हैं कि यह फार्मर्स फ्रेंडली जो है लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। भू राजस्व का किसान मित्र जो है एक व्यवस्था रहता है। यूजुअली क्या है, यूजुअली जो है हर शासक के द्वारा किसानों से उनके कुल उपज का 1/3 भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अकबर के समय में भी यही व्यवस्था रहती है। परंतु जो 1/3 भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ रहा है,
तो इस प्राकृतिक आपदा में क्या है, तो इस प्राकृतिक आपदा में कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक आपदा के वर्ष सम्मिलित नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि जो भू राजस्व का दर था वह सामान्य जो फसल उत्पादन है उसी आंकड़े के आधार पर आधारित होता था। तो आईने दहसाला जो व्यवस्था रहता है ये किसके जो द्वारा विकसित किया जाता है, तो यह जो है टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया था। टोडरमल के द्वारा विकसित व्यवस्था थी। अब इसमें क्या है, तो इसमें जो है फसल उत्पादन के 10 वर्षों का आंकड़ा, फसल उत्पादन के 10 वर्षों का आंकड़ा क्या होता था, एकत्रित किया जाता था। तो जो फसल उत्पादन है इसके 10 वर्षों का आंकड़ा जो है वह एकत्रित कर रहे हैं। अब यूजुअली अगर आप देखेंगे वर्तमान मानसून को भी पैटर्न को समझेंगे तो एल लीनो और ला लीनो धारा का नाम सुने होंगे जो पेरुवियन करंट के रूप में है। और हर 4 से 6 साल में क्या होता है, हर 4 से 6 वर्ष में मानसून जो भारतीय मानसून है वह नकारात्मक रूप से दुष्प्रभावित होता है। तो उसका संबंध कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी में ये सब आपको पढ़ना है तो वो क्या लीनो और ला लीनो जलधारा है जिससे फेरल सेल और हेडली सेल जो है यह प्रभावित होता है, जिसका असर भारतीय मानसून पर भी देखने को मिलता है। तो अमूमन क्या है, अब 10 वर्षों का एक लंबा आंकड़ा है भाई। तो 10 वर्षों में जो प्राकृतिक आपदा के वर्ष हैं, जैसे किसी वर्ष सूखा पड़ा है या किसी वर्ष बाढ़ जैसी विभीषिका है या जो है अन्य कोई जो है प्राकृतिक आपदा जैसे ओला पड़ना या चक्रवात से फसल का बर्बाद होना, तो वो सारे आंकड़े क्या हैं, वो सारे आंकड़े इसमें सम्मिलित हैं। और इनका क्या होता है, तो फसल उत्पादन का 10 वर्षों का आंकड़ा एकत्रित, और 10 वर्षों का जो आंकड़ा एकत्रित है इसका जो औसत उत्पादन है, इस औसत उत्पादन का 1/3 क्या है, इस औसत उत्पादन का 1/3 जो है वह भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है। तो व्हाट वेयर द एवरेज प्रोडक्शंस ऑफ द 10 years of that 1/3 it was decided the land revenue according to the आईने दहसाला सिस्टम। तो चलिए जो है इस तरीके से इसको क्या कहा गया, इस तरीके से अकबर की दूरदर्शिता और एक किसान मित्र व्यवस्था के रूप में आईने दहसाला को देखा गया। अगला क्या है, तो अगला जो है 1582 ईस्वी में दीने इलाही की घोषणा होता है। 1582 ईस्वी में क्या है, तो 1582 ईस्वी में दीने इलाही की घोषणा होता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से दीने इलाही क्या है, तो दीने इलाही वही जो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत खाना की स्थापना के बाद जो सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को 1578 में खोला गया। फिर बाद में इबादत खाना का बेस्ट आउटपुट मिल सके तो महजरनामा की घोषणा, मीन्स की उलमा वर्ग को धर्म के मामले में इस इबादत खाना में जो धार्मिक परिचर्चाएं हैं उसके मामले में अंतिम निर्णय की शक्ति न देकर शहंशाह खुद अपने पास रखते हैं। और इसके बाद इस इबादत खाना का जो अनुभव, जो निष्कर्ष निकलता है उससे क्या होता है, सभी धर्मों की अच्छाइयों को एकत्रित करके एक नवीन धर्म की स्थापना किया जाता है। तो दीने इलाही क्या है, तो एक नवीन धर्म की स्थापना है। अब एक नवीन धर्म की स्थापना तो हो गया, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात
कि अकबर के जमाने में भी इस नवीन धर्म को किसी ने उत्सुकता के साथ स्वीकार नहीं किया। अपवाद में 2-3 लोग रहते हैं, बस इसे स्वीकार किए रहते हैं। और अकबर के समय में भी किसी ने उत्सुकता से स्वीकार नहीं किया। बाद में जो अकबर के वंशज हैं, इनके परिवार के ही जो लोग हैं, ना तो उन्होंने स्वीकार किया, और फिर इनके जो डिसेंडेंट हैं, जो वंशज हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, उन लोगों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। तो एक तरीके से यह एक नवीन धर्म कब आया और कब जो है ओझल हो गया, इसके आधार पर जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, क्या नाम है उनका, तो विंसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा था? विंसेंट स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का, विंसेंट स्मिथ ने अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया था। तो कुल मिलाजुला करके क्या है, तो इसे कहा गया कि एक नया धर्म चलाना ये अकबर की मूर्खता थी। अब अगर बेटा फैक्चुअल डेटा रहे, एसएससी ओएसएससी का एग्जाम रहता आप लोगों का, तो वहां पे आपको लगता कि हाँ एक यूरोपियन ने कहा, और चूंकि बहुत डीप में वहां पे वो ग्रुप सी का एग्जाम है, वहां पे बहुत डीप में आपको जाना नहीं है, या पीसीएस में भी अगर यूपी पीसीएस को छोड़ दिया जाए तो अमूमन जो है नॉर्थ इंडिया के जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं, वहां भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत इन डेप्थ एनालिटिकल क्वेश्चंस वो आपसे रेज करते हैं। तो एक बारगी यही लगता है कि हाँ किसी ने कहा है, तो ये किसी ने न तो माना न तो स्वीकार किया, तो ये मूर्खता का ही प्रतीक है। तो अब थोड़ा सा बेटा उस पर भी चर्चा कर लिया जाए कि क्या दीन इलाही अकबर के मूर्खता का प्रतीक था। दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया कि आपने धर्म चलाया, सीखना है तो आप किससे सीखिए, सीखना है तो आप अशोका द ग्रेट से सीखिए, सम्राट अशोक से सीखिए। उनकी जो धम्म नीति थी, धम्म नीति के माध्यम से, सम्राट अशोक की धम्म नीति बेटा ये सब आप लोग प्राचीन भारत में पढ़े ही होंगे। धम्म नीति भी उनका क्या था, तो सम्राट अशोक की भी धम्म नीति सभी उस समय के जो सभी धम्म हैं, उन धर्मों की अच्छाइयों का समावेश रहता है, और एक तरीके से जो है उच्च नैतिक संहिता के रूप में रहता है। प्रजा के नैतिक और चारित्रिक गुणों को एक तरीके से उठाने का प्रयास रहता है। तो धम्म नीति के माध्यम से सम्राट अशोक जो रहते हैं वह बहुत सारी बातें किए रहते हैं, और उनका जो धम्म है वह केवल उनके राज्य में ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों तक फैला। और एक तरीके से कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को उन्होंने भारत की चौहद्दी से निकाल करके अन्य देशों तक पहुंचाया, और बाद में फिर एडविन अर्नोल्ड जो हैं उन्हें द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो मिला जुला करके क्या है, सम्राट अशोक का धम्म नीति, उसमें वो अपने अभिलेखों में कहते हैं, अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च यमचू धम्मम। तो ये सब, अब ये बेटा प्राचीन भारत की क्लास नहीं, बस थोड़ा सा मैं कॉम्परेटिव एनालिसिस कर रहा हूं। अब सम्राट अशोक का धम्म मैं समझाने नहीं बैठूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि जो सम्राट अशोक का धम्म है वह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ कह दिया गया कि ये मूर्खता का प्रतीक है अकबर का। इस धर्म को न तो उनके परिवार वालों ने स्वीकार किया, न तो उनके दरबारियों ने स्वीकार किया, न तो आम जनता ने स्वीकार किया, न तो उनके मरने के बाद उनके जो भावी वंशज हैं न तो उन्होंने स्वीकार किया। दो तरीके से समझना है। अब आप मौर्यों का पतन देखेंगे तो मौर्यों के पतन में जो है कहीं ना कहीं जो है सम्राट अशोक का जो अतिशय धम्म के प्रचार प्रसार पे राज्य के संसाधनों का खर्च है उसे भी माना जाता है। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति किया गया था। यहां तक कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी धम्म के प्रचार प्रसार के कार्य में लगाया हुआ था।
तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन संसाधनों को व्यय किया गया था धर्म के प्रचार प्रसार में, तब जाके इतना लोकप्रियता मिला। परंतु क्या है, वही जो अत्यधिक धन संसाधन का खर्च है कहीं न कहीं मौर्यों के पतन में एक कारण के रूप में भी देखा गया। यहां पे अकबर की ये मूर्खता नहीं बल्कि दूरदर्शिता कह सकते हैं कि उस जमाने में जब धर्म इतना ज्यादा, या आज के जमाने में भी बेटा आप देख रहे हैं धर्म कितना ज्यादा प्रभावी है, तो कुल मिला जुला करके उस दौर में अकबर ने जो कर के पैसे हैं, जनता के कर के पैसे जो शाही राजकोष में हैं, उनका किसी भी तरीके से धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर उन्होंने एक कौड़ी भी खर्च नहीं किया। एक कौड़ी खर्च नहीं किया तो भले इस धर्म को किसी ने नहीं माना या इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, परंतु मुगल वंश जो है वह आबाद रहा। उनके मरने के सैकड़ों सालों तक जो है वह आबाद, उसके बाद जो है वह आबाद रहा। तो मिला जुला करके क्या है, मिला जुला करके अगर ऑप्शनल का रहता बेटा तो इस पे काफी लंबी चर्चा होती है ऑप्शनल के बैच में। तो चूंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो थोड़ा थोड़ा आप चीजों को समझते रहिए, तभी आपको लगेगा कि ये सही मायने में यूपीएससी का बैच है और केवल यूट्यूब पर कोरम पूर्ति नहीं बल्कि एक सही तरीके से आपको विषय वस्तु को रखा जा रहा है। तो ये क्या है, ये अकबर की मूर्खता नहीं बल्कि उनके दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए, ये क्या हो गया, ये जो है अकबर के समय के महत्वपूर्ण वर्ष हैं। एक और है 1583 ईस्वी में क्या करते हैं, तो 1583 ईस्वी में इन्होंने इलाही संवत की स्थापना किया था। 1583 ईस्वी में इन्होंने इलाही संवत की स्थापना किया था। तो इन 1583 एडी एक नवीन संवत, जैसे अभी मैंने कहा था विक्रम संवत था 57 ईसा पूर्व में, देन आफ्टर शक संवत है वह 78 ईस्वी में है। फिर उसके बाद एक गुप्त संवत के बारे में आप सुने हैं, गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो समय समय पे इतिहास में कई सारे नवीन जो संवत मतलब कैलेंडर होता है, एक नया कैलेंडर जो है, तो इन्होंने क्या किया था, एक इलाही संवत का प्रचलन किया हुआ था। क्लियर है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है ये अकबर के शासन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण वर्ष हो गया। अब आगे देखते हैं कि अकबर का जो है वह महजरनामा तो अच्छा हो गया, अकबर का सुलह कुल का नीति क्या है। तो अगला मुद्दा जो है वह सुलह कुल पॉलिसी ऑफ अकबर, अकबर की सुलह कुल की नीति। अकबर की सुलह कुल की नीति। तो अब इसमें सुलह कुल अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये क्या है। तो जो सुलह कुल की नीति है वह क्या है, तो वह शासन प्रशासन में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के राज्य के सभी योग्य लोगों को साथ में जोड़कर शासन का दृष्टिकोण था।
तो सुलह कुल की नीति को अगर संक्षेप में देखा जाए, दूसरे शब्द में देखा जाए, तो कहीं न कहीं यह सबका साथ और सबके विकास के साथ जुड़ा हुआ था। और ये जो सबका साथ सबका विकास, ये शासन से जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ। सुलह कुल की नीति को अगर देखा जाए तो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी धर्मों को यथोचित सम्मान देना, यथोचित सम्मान देना। और यह हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो यह हमें उनके इबादत खाना की स्थापना और उसको सभी धर्मों के लिए खोले जाने की जो उनकी नीति है, वहां पे हमें दिखाई दे रहा है। तो राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में भी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में भी क्या है? धार्मिक क्षेत्र में भी कोई भेदभाव नहीं है और सभी धर्म के लोगों को यथोचित सम्मान देना। इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ जो है यह शहंशाह अकबर के उदार नीति का परिचायक था। उनका जो लिबरल एक आउटलुक है, उसका क्या है? उसका भी परिचायक है। तो ये एक तरीके से सुलह कुल का जो विविध आयाम है। अब अकबर के सुलह कुल नीति को देखा जाए, इसका प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो अगला मुद्दा देखा जाए कि सुलह कुल नीति के प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो जो कहां से अकबर को सुलह कुल मतलब एक रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के लिए प्रेरणा कहां से मिलता है? तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जो है मध्य एशियाई उदारवादी चिंतन परंपरा का प्रभाव है। मध्य एशियाई उदारवादी चिंतन परंपरा का प्रभाव रहता है। मध्य एशिया में जो सूफी आंदोलन आप देखते हैं, सूफी आंदोलन में चिश्तिया और सुहरावर्दिया इन संतों को देख रहे हैं। तो जो एक तरीके से लिबरल आउटलुक ऑफ सेंट्रल एशियाई रीजन्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसका इंपैक्ट रहता है। अगला क्या है? तो अगला जो है प्रेरणा कहां से मिला था? तो भक्ति और सूफी संतों के उदार और मानवतावादी मूल्यों से प्रेरित था। उदार और मानवतावादी मूल्यों से प्रेरित था। तो भक्ति और सूफी आंदोलन के अंतर्गत अगर अकबर के दौर की बातें किया जाए तो उस समय मीराबाई हैं। देन आफ्टर जो है जो चिश्तिया संत शेख सलीम चिश्ती हैं। शेख सलीम चिश्ती की जो अपना खानका रहता है वह फतेहपुर सिकरी में ही रहता है। तो ऐसे में जब अकबर को पुत्र प्राप्ति की आशा होती है तो वह एक शहंशाह के रूप में नहीं बल्कि एक फरियादी के रूप में नंगे पैर कहाँ गए हुए रहते हैं? शेख सलीम चिश्ती के यहाँ गए हुए रहते हैं। तो उसी दौर में जो है तुलसीदास हैं, सूरदास हैं। तो इन लोगों की जो भक्ति और सूफी संतों का जो मानवतावादी मूल्य है, जो उनकी उदारपरक नीतियां हैं, उसका जो है क्या है, उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। वह एक प्रेरणा का स्रोत रहता है।
अगला सुलह कुल नीति क्या है? तो अकबर की राजनैतिक महत्वाकांक्षा का राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति था। असल में क्या है? असल में वह अपने समय काल के जो सबसे योग्य लोग हैं उनको अपने शासन प्रशासन से जोड़ करके अपने साम्राज्य विस्तार, मैंने कहा ना शुरू से ही वह युद्ध की नीति में विश्वास कर रहे हैं, तो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को नवीन आयाम देना चाहते थे। एक तरीके से क्या है, अपनी उदार नीतियों के साथ वह भारतवर्ष के जो सबसे लड़ाकू कौम है, सबसे लड़ाकू जो जाति है, राजपूतों को जोड़ने में सफल रहते हैं और इस तरीके से राजपूतों को अपनी तरफ मिला करके जो शेष बचे हुए राजपूत जैसे महाराणा प्रताप हैं उनके विरुद्ध ही लगाते हैं। अपने अन्य जो सैन्य अभियान है वहां भी राजपूतों को लगाते हैं। तो इस तरीके से उनका जो है दरबारी जो अमीर वर्ग है, दरबारी अमीर वर्ग के सामाजिक जनाधार का विस्तार होता है। अमूमन क्या था? तो अमूमन मध्यकाल का जो अमीर वर्ग है उसमें ईरानी वर्ग है, तुरानी वर्ग है, तो इस तरीके के मुस्लिम जो है, अफगानी वर्ग के मुस्लिम, इन्हीं को रखा जा रहा था। अकबर ने राजपूतों को या उसे कह सकते हैं हिंदुओं को उसमें जोड़ करके इसका सामाजिक जनाधार का विस्तार किया हुआ रहता है। फिर क्या है? तो अकबर का जो है पूर्व से चली आ रही उदारवादी, अकबर के पूर्व के शासकों के उदारवादी शासकीय परंपरा भी प्रेरणा का स्रोत रहता है। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पहले ऐसे शासक रहते हैं जो हिंदू त्योहारों को भी मनाते थे। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है वह भी इनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो ये सारे अकबर के सुलह कुल नीति के प्रेरणा के स्रोत हैं। अब सुलह कुल नीति की अभिव्यक्ति किस रूप में होता है? तो सुलह कुल नीति की अभिव्यक्ति उनके राजपूत नीति के रूप में होता है। वह राजपूतों को उच्च मनसब देते हैं और उच्च मनसब देने के साथ जो है, अभी मैंने कहा कि राज दरबार के अमीर वर्ग के सामाजिक जनाधार का विस्तार करते हैं। साथ ही साथ जो है सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में वह बाल विवाह की समाप्ति करते हैं, बहु विवाह की समाप्ति करते हैं, सती प्रथा की समाप्ति करते हैं। तो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें जो है वह समाप्त कर रहे हैं। यह भी उनके सुलह कुल नीति की अभिव्यक्ति है। अगर धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो धार्मिक क्षेत्र में अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को सम्मान देना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को जोड़ करके एक नवीन धर्म दीने इलाही का प्रचलन करना, यह भी उनके सुलह कुल नीति का ही अभिव्यक्ति हमें दिखाई देता है। तो चलिए जो है ये कौन है, ये आज के हमारे शासक अकबर से जुड़ा हुआ जो है पूरी चर्चा परिचर्चा रहा। तो ऐसे में जो है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण अकबर के द्वारा किया जाता है और अपने जो है उदार नीतियों के माध्यम से अकबर जो है मुगलों के शासन की जड़ों को भारतवर्ष में इतना मजबूत करते हैं कि उनके मरने के बाद भी उनके वंशज जो है लंबे समय तक जो है शासन करने में सफल होते हैं। आगे चल करके अकबर की नीतियों को औरंगजेब पलटते हैं और वहीं से मुगलों के पतन की शुरुआत या मुगलों के पतन की कहानी बनना शुरू होता है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे के टॉपिक को जो है वह आगे बढ़ाया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।